ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम एल्किल हैलाइड के लिए पढ़ चुके हैं। किन के लिए पढ़ चुके हैं? एल्किल हैलाइड के लिए। एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार से संपन्न होती हैं। कितने प्रकार संपन्न होती हैं? दो प्रकार से। एक होता है SN1 प्रकार और एक होता है SN2 प्रकार। अब नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो हम देखने जा रहे हैं एरिल हैलाइडों में। किन में देखने जा रहे हैं? एरिल हैलाइडों में, अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है। उन यौगिकों में देखेंगे क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, और होती हैं तो किस प्रकार से संपन्न होती हैं। एरिल हैलाइड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एरिल हैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, यही होता है। ठीक है, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम नाभिक स्नेही के साथ करवाएंगे तो नाभिक स्नेही क्या करेगा कि इस एरिल हैलाइड में से हैलोजन का प्रतिस्थापन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहां पे हैलोजन बाहर निकले और इस पे कौन आकर के जुड़ जाए? नाभिक स्नेही इस कार्बन पर। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइडों के लिए। किन के लिए? एरिल हैलाइडों के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, क्या इन अभिक्रियाओं को एरिल हैलाइड देंगे या फिर कम मात्रा में देते हैं? इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए कि यहां पे क्या होता है कि ये एरिल हैलाइड होता है। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम क्रियाशील। कहने का मतलब यह है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को एरिल हैलाइड कम मात्रा में देते हैं। क्यों देते हैं उसका हम कारण सुनेंगे। तो इस आधार पर यहां पे एक प्रश्न आता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो क्या है? इस प्रकार से है कि देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को इनको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR क्या बोलेंगे शॉर्ट में। तो NSR अभिक्रियाओं के प्रति क्या कहा? NSR अभिक्रियाओं के प्रति एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइडों से कम क्रियाशील होती हैं या कम क्रियाशील होता क्यों? एक ही प्रश्न है, देखो प्रश्न के माध्यम समझेंगे कि NSR अभिक्रियाओं को जो एरिल हैलाइड हैं वो एल्किल हैलाइडों से क्या देते हैं? कम मात्रा में देते हैं या कम क्रियाशील होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि भाई ये जो एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपन पढ़ रहे थे कि NU- तो यहां पे आसानी से RNU बन रहा था और साथ में हैलोजन बाहर निकल रहा था। ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पर क्या कर रहा था? अटैक। तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है, जबकि ये जो एरिल हैलाइड है इसमें नाभिक स्नेही आसानी से नहीं जुड़ता। अब ये आसानी से क्यों नहीं जुड़ता उसका कारण हम सुनेंगे। अगर आसानी से नहीं जुड़ेगा तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आसानी से भी नहीं देगा। तो क्या कारण है? तो इसके दो कारण हैं। जो NSR अभिक्रियाओं को कम मात्रा में देने का एरिल हैलाइडों के दो कारण हैं। कितने कारण हैं? दो कारण। कि एरिल हैलाइड NSR अभिक्रिया कम मात्रा में देता है, इसके कितने कारण हैं? दो कारण हैं। एक कारण है आपके यहां पे अनुनाद प्रभाव। क्या है? अनुनाद प्रभाव। और दूसरा कारण है आपके यहां पे संकरण में भिन्नता। दो कारण हैं कि भाई जो एरिल हैलाइड है वो आसानी से NSR नहीं देते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। और दूसरा कारण है कि उसमें संकरण में क्या होती है? भिन्नता। दोनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं अनुनाद प्रभाव। क्या ले रहा हूं? अनुनाद प्रभाव।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो एरिल हैलाइड का संरचना ऐसा होता है, और आपको पता होना चाहिए कि एक टर्म होती है अनुनाद। क्या होता है? अनुनाद। अनुनाद का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इसमें देखो पाईबंद है, ये क्या है? पाईबंद। इसमें इन पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या रहता है? स्थानांतरण होता रहता है। ऐसा कहते हैं कि जो आपका एरिल हैलाइड है इसमें अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुनाद। अनुनाद के बारे में जानते हो कुछ? अनुनाद का मतलब होता है कि किसी भी संरचना की या किसी भी यौगिक की जानकारी एक संरचना के द्वारा अगर हम नहीं दे पा रहे हैं और उसकी एक से अधिक संरचनाएं बन रही हैं, तो वो जो संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। जब किसी यौगिक की व्याख्या उसकी एक संरचना के द्वारा नहीं की जा सकती हो और उसकी एक से अधिक संरचनाएं बनती हों, तो उन संरचनाओं को बोला जाता है अनुनादी संरचनाएं, और इस प्रभाव को कहा जाता है अनुनाद प्रभाव। क्या कहा जाता है? अनुनाद प्रभाव। इधर देखेंगे, यहां पे क्या होता है? अनुनाद भी तभी होता है जब उनमें क्या हो? संयुग्मन हो। क्या हो? संयुग्मन। उस यौगिक में क्या पाया जाना चाहिए? संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब होता है कि उसमें एकांतर क्रम में कुछ स्थितियां होनी चाहिए। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। ये संयुग्मन की स्थिति है। संयुग्मन की क्या है? स्थिति। जिस भी यौगिक में संयुग्मन की स्थिति पाई जाती है तो वो यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करता है। और वो क्या स्थिति होती है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए उसमें, या फिर ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि धनावेश हो सिंगल बॉन्ड ऋणावेश हो। ऐसा हो सकता है ऋणावेश सिंगल बॉन्ड धनावेश हो। ठीक है। ऐसा हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋणावेश हो। ठीक है। ये क्या है? संयुग्मन की स्थिति है। आपको यहां बताना है कि इस यौगिक में जो कौन है? एरिल हैलाइड है, इसमें कौन सी स्थिति पाई जा रही है? एरिल हैलाइड में कौन कौन सी स्थिति पाई जा रही है संयुग्मन की? तो एक तो ये पाई जा रही है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है? उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है यहां पे? अगर आप देख पाओ तो एक्स का मतलब होता है हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु। हैलोजन जितने भी परमाणु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, जिसमें से एक तो ये बंध बनाने के लिए काम आ गया, बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस यौगिक में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर, एक ये भी क्या पाया जा रहा है? संयुग्मन। दोनों प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? संयुग्मन। अर्थात इसमें क्या पाया जा रहा है? पाया जा रहा है अनुनाद। इसमें क्या होता है कि हैलोजन परमाणु के जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? बेंजीन वलय को दे देता है। जैसे ही बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर क्या हो जाता है? द्विबंध बन जाता है। क्या बन जाता है? द्विबंध। अरे 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बन जाएगा? बंध बन जाएगा। और बंध बनने की वजह से यहां पर द्विबंध का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? सोचिए, एक और बंध बन जाए तो 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई और एक ये, 5 संयोजकता हो जाती है। और 5 संयोजकता जब हो जाती है तो वो कार्बनिक यौगिक अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थायी। तो यहां से क्या होता है कि बंध का इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाता है। बंध का इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां आ जाता है? यहां। मतलब ये बंध उठ करके यहां जाता है तो यहां पे आ जाता है ऋणावेश। क्या आ जाता है? ऋणावेश। तो इस प्रकार से यहां पे इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। क्या बनती है? अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। क्या बन जाती हैं? अनुनादी संरचना। और जब अनुनादी संरचनाएं बनती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही यहां पर द्विबंध बना तो यहां पर एक नए बंध का क्या हो गया? निर्माण। और यहां से बंध उठ करके कहां गया है? यहां पे। लेकिन इस स्थिति में एक चीज देखने को मिल रही है कि ये कार्बन और ये हैलोजन, ये कार्बन और हैलोजन, इन दोनों के बीच में अनुनाद के कारण, किसके कारण? अनुनाद के कारण द्विबंध के गुण आ जाते हैं। कौन से बंध में? इस बंध में, CX बंध में अनुनाद के कारण किसके गुण आ जाते हैं? द्विबंध के गुण आ जाते हैं। द्विबंध आया है तो द्विबंध को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है।
द्विबंध को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल। इसमें किसके गुण आ जाते हैं? द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और जब द्विबंध के गुण आ रहे हैं तो इस बंध को तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो जो नाभिक स्नेही है वो यहां से इस हैलोजन को बाहर प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, और जब प्रतिस्थापित नहीं होगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आसानी से नहीं देगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये जो एरिल हैलाइड हैं वो एनएसआर के प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपके एरिल हैलाइड होते हैं उनमें अनुनाद पाया जाता है। एरिल हैलाइड में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद पाए जाने से उनकी बनती अनुनादी संरचनाएं, और अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि एरिल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच में आंशिक रूप से द्विबंध के गुण आ जाते हैं। कौन से गुण आ जाते हैं? द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। जिसे तोड़ना क्या होता है? मुश्किल। अर्थात आसानी से नाभिक स्नेही जो है वो इस पर अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए ये एनएसआर के प्रति कम क्रियाशील होती है। क्या होती है भैया? कम क्रियाशील। कुछ बैठा आप लोगों को बात समझ में? इसीलिए यहां पे सवाल बनता है कि एनएसआर अभिक्रियाओं के प्रति एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइडों से क्या होती है? कम होती है। समझ पा रहे हैं? कम क्यों हो रही है उसको मैंने यहां पे आपको समझा दिया है। कैसे इसके बारे में लिखेंगे? तो ऐसा लिख देंगे कि एरिल हैलाइडों में, किसमें? एरिल हैलाइडों में अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? अनुनाद पाया जाता है, जिससे CX बंध में आंशिक रूप से, किस रूप से? आंशिक रूप से द्विबंध, आंशिक रूप से द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किसके गुण आ जाते हैं? द्विबंध के गुण आ जाते हैं। जिससे इस बंध को तोड़ना, जिससे इस बंध को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह मतलब कौन? परिणाम स्वरूप एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड एनएसआर के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होते, समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? थोड़ा और आगे चलें तो इसके अलावा अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो ये रहा एल्किल हैलाइड, यही है एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहां पे CH2R यहां पे लगा देता हूं, तो हैलोजन और कार्बन जो ये CX बंध है, C और X बंध है, इसमें कोई द्विबंध के गुण नहीं है, अर्थात इसमें अनुनाद नहीं पाया जा रहा। जब अनुनाद नहीं पाया जाएगा तो उसमें द्विबंध के गुण भी नहीं आएंगे, और द्विबंध के गुण नहीं आएंगे तो उसे तोड़ना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। इसलिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो एनएसआर अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा देखो कंसेप्ट, मैं दोनों को एक साथ यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए सभी, अभी हम बात करेंगे कि संकरण में जो भिन्नता है उससे कैसे प्रभावित होता है। संकरण में भिन्नता, इसके आधार पर हम कैसे समझाएंगे कि आपके जो एल्किल हैलाइड हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पे नई सीखने को मिलेंगी, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए तो जैसे मैं यहां पे दो चीजें लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहां पे एरिल हैलाइड। क्या लिख रहा हूं? एरिल हैलाइड। ठीक है। एल्किल हैलाइड कुछ ऐसा होगा, CX, अरे यही होगा ना एल्किल हैलाइड, और एरिल हैलाइड आपके यहां पे कुछ ऐसा होगा। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नई चीजें जो आपको यहां पे सीखने को मिलेंगी।
हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होता है यहाँ पे sp3, क्या होता है sp3। और इसमें जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होता है sp2, यही होता है। अगर हम यहां पे, आपने एक टर्म सुना होगा एस लक्षण, कौन से लक्षण, एस लक्षण। यहां पे अगर हम बात करें एस लक्षणों की, किसकी बात करें, एस लक्षण, तो sp3 संकरण है। इसमें कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, एक S और 3 P, एक S और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं। तो इसमें S के हिस्से में कितना परसेंटेज आ रहा है, अगर पूरे को 100 मान ले तो 25% आ रहा है। मतलब यहां पर S लक्षण कितने हैं, 25% है। कितने परसेंट है, 25%। क्लियर है यहां पर। उसके बाद अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो इस कार्बन का संकरण क्या होता है sp2, इसलिए इसके S लक्षण कितने होंगे, बोलिए 33.3%। मतलब अगर हम डायरेक्ट बात करें तो इसके लगभग कितने परसेंट होंगे, 33% S लक्षण होंगे। और एक बात आप ध्यान रखिए, S लक्षण जितने ज्यादा होते हैं, S लक्षण जितने ज्यादा होते हैं, उस परमाणु की विद्युत ऋणता उतनी ही क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कहते हैं कि S लक्षण जितने ज्यादा, S लक्षण जितने ज्यादा, मैं यहां नहीं लिख रहा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि S लक्षण जितने ज्यादा हों, उस परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो कहने का अर्थ यहां है कि इस कार्बन के लिए अगर तुलनात्मक रूप से बात करें तो इस कार्बन के S लक्षण क्या है, कम है। और S लक्षण कम होने की वजह से, देखो तुलनात्मक कर रहे हैं, तो S लक्षण कम होने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता, और किसकी विद्युत ऋणता, जिस कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता, कार्बन की विद्युत ऋणता भी क्या हो जाएगी, यहां पे कम हो जाएगी। कार्बन की विद्युत ऋणता क्या हो गई है, कम। जब कार्बन की विद्युत ऋणता कम हो गई है, मतलब यहां पर ये कार्बन है, ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ही नहीं रहा, तो कौन खींचेगा, हैलोजन। और खींच करके ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को, ये नेगेटिव चार्ज होकर के ये तो बाहर निकल जाएगा, और कोई दूसरा नाभिक इस नहीं खचाक से यहां पे आकर के अटैक कर देगा और आसानी से जुड़ जाएगा। तो ये नाभिक इस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा। तो क्या होता है कि कार्बन की विद्युत ऋणता कम होने से, कार्बन की विद्युत ऋणता कम होने से ध्रुवता अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, ध्रुवता अधिक हो जाती है। CX बंध में ध्रुवता, CX बंध में ध्रुवता क्या हो जाती है, अधिक। ध्रुवता अधिक का मतलब है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, वो खींच ही नहीं पाएगा, तो ध्रुवता क्या हो जाएगी, अधिक। और जितना अधिक ध्रुवीय होगा बंध, उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हैलोजन चाहेगा कि मैं इसको इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता हूं, तो ये खींच के बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही CX बंध की ध्रुवता अधिक हो जाती है तो क्रियाशीलता क्या हो जाती है, क्रियाशीलता भी आपके क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, अधिक, क्योंकि आसानी से निकल गया। निकलने के बाद जो आगे आने वाला नाभिक नहीं है, वो आसानी से यहां पे क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो S लक्षण तुलनात्मक रूप से क्या है, तुलनात्मक रूप से क्या है, ज्यादा है। S लक्षण ज्यादा होने की वजह से कार्बन की जो विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणता, वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब हैलोजन भी अधिक विद्युत ऋणी हो गया, होता ही है खैर ये तो। और कार्बन की विद्युत ऋणता भी क्या हो गई, बढ़ गई। दोनों की विद्युत ऋणता बढ़ गई। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चाह रहा है। तो ये दोनों प्रबल लोग हैं। कहने का मतलब दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक इलेक्ट्रॉनों को लेकर के भग जाए यहां से, मतलब यहां से निकल जाए, निष्कासित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को इसको नहीं देने देगा, ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हैलोजन को नहीं देने देगा, और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर रखेगा, अर्थात ये बंद को टूटने नहीं देगा। तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। क्या कहेंगे कि कार्बन की विद्युत ऋणता क्या हो जाती है, अधिक, जिससे इसमें ध्रुवता क्या होती है, कम। ध्रुवता क्या हो जाएगी, कम। CX बंध में, CX बंध में
ध्रुवता क्या हो जाएगी? कम। जब ध्रुवता कम हो जाएगी तो क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी? क्रियाशीलता भी आपके यहां पे क्या हो जाएगी? कम। इसीलिए कहते हैं कि जो एनएसआर अभिक्रियाओं के प्रति एरिल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता है वो एल्किल हैलाइडों से क्या होती है? कम होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इतनी सी बात है। अब यहां पे होता क्या है कि फिर भी अगर मान लो अगर अभिक्रिया करवाना चाहें तो वैसे तो ये बंध टूटता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिससे ये बंध टूटे। मतलब हम इसका टेम्परेचर बहुत क्या कर देंगे? हाई कर देंगे। जो दाब है उसको बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। तो अधिक ताप और अधिक दाब लगाने पर कुछ मात्रा में ये क्या दे देता है? एनएसआर अभिक्रियाएं दे देता है। उनके उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइडों के उदाहरण। एरिल हैलाइडों के एनएसआर के प्रति उदाहरण। कहने का मतलब यह है कि एनएसआर अभिक्रियाओं को जो एरिल हैलाइड देते हैं उनके हम क्या पढ़ रहे हैं? उदाहरण पढ़ रहे हैं। वापस से देखिए, महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब हम क्लोरोबेंजीन, क्या भाई? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एक्वस NaOH, अरे किसके द्वारा? एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो देखिए भाई, सामान्यतः तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये एरिल हैलाइड जो होते हैं वो एनएसआर के प्रति क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। तो सामान्यतः ये अभिक्रिया होगी नहीं। तो इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हमें इस अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अधिक ताप और अधिक क्या लगाना पड़ेगा? दाब। हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा और हाई क्या करना पड़ेगा? प्रेशर। और क्या किया जाता है वो सुन लीजिए। इसका टेम्परेचर बना दिया जाता है 623 केल्विन। कितना केल्विन? 623 केल्विन। और जो दाब है वो कर दिया जाता है 300 ATM। कितना कर दिया जाता है? 300 ATM। उसके बाद ये अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और यहां से क्या निकलता है? क्लोरीन बाहर निकलता है और OH आकर के यहां पे जुड़ जाता है। और किसका निर्माण हो जाता है? फिनॉल का निर्माण होता है। NaCl यहां पे बाहर आ जाता है। क्या होता है कि ये आपका हेलोएरिन है जिसको क्लोरोबेंजीन लिया है, उसकी अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं तो हाई टेम्परेचर, हाई क्या लिया जाता है? प्रेशर लिया जाता है, तब जाकर के अभिक्रिया संपन्न होती है। और यहां पे Cl बाहर निकलता है और OH आकर के जुड़ जाता है। NSR अभिक्रिया होती है और किसका निर्माण हो जाता है? फिनॉल का। किसका निर्माण हो जाता है? फिनॉल का। तो आगे अपना एक चैप्टर है फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो फिनॉल बनाने की ये विधि है तो हम यहां लिख देंगे, आगे चलकर काम आएगी। एक चीज और सुनिए, ये जो अभिक्रिया है बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये एक नेम रिएक्शन और है। क्या है? नेम रिएक्शन है। और इस नेम रिएक्शन का नाम होता है डाउ प्रक्रम। DAW प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? डाउ प्रोसेस। ये एक अभिक्रिया है। इसके ये नाम से भी आपसे पूछी जा सकती है कि डाउ प्रक्रम अभिक्रिया को दीजिए। अरे मैंने बताया था कि एरिल हैलाइड आसानी से एनएसआर अभिक्रियाओं को नहीं देते हैं। इनको संपन्न करवाने के लिए हमें अधिक ताप देना पड़ेगा, अधिक क्या करना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा, तब जाकर के अभिक्रियाएं क्या होंगी? संपन्न होंगी। और फिर किसका निर्माण हो जाएगा? फिनॉल का। लेकिन एक चीज है, अगर सुनिए, अगर
ध्यान से देखिए, ये हैलोजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर, और ये क्या देते हैं, बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए यहां पे द्विबंध के क्या आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं। अगर हम इस बेंजीन वलय में, अगर हम इस बेंजीन वलय में कोई ऐसे समूह जोड़ दें जो ये इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उनको क्या कर ले, अवशोषित कर ले, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिए जाएं। क्या जोड़ दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। क्या जोड़ दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ध्यान सुनना कि यदि एरिल हैलाइडों की ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अपनयक समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिए जाएं तो एनएसआर के प्रति एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो ये आप भी सोच सकते हैं, ध्यान सुनिए, अगर हम यहां पर इस क्लोरोबेंजीन है या हेलोएरिन है, इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति पर ऐसे समूह जोड़ दें जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हो, आकर्षित करते हो। क्या करते हो, आकर्षित करते हो। तो इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे तो ये जो बंध के बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उनको तो ये समूह अपने ओर खींच लेंगे, तो ये जो बंध है वो कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉनों को तो कोई और ही खींचने लग रहा है। कौन, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यहां पे जुड़ा हुआ है। तो जो हम इतना टेम्परेचर दे रहे थे ना, उतने टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये अभिक्रियाएं कम ताप पर ही क्या हो जाएंगी, संपन्न हो जाएंगी। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं इस प्रकार से एक पदार्थ, आप लोग इसका नाम बताएंगे। जैसे मैंने यहां पे जोड़ दिया NO2 NO2, बताइए इसका नाम क्या है। इसका नाम होता है 2 नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम है। कौन सा नाम है, IUPAC। और अगर हम इसका कैसा नाम लिखते हैं, सामान्य नाम, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा है तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। NO2 समूह कैसा समूह होता है, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। NO2 समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसको तो कौन ने ले लिए, NO2 ने ले लिए, जिससे ये बंध जो है वो उतनी प्रबलता का नहीं बन पाया और ये आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर अगर इसकी अभिक्रिया में एक्वस NaOH के साथ करवा दूं तो ये पहले जो अभिक्रिया 623 केल्विन पर संपन्न हो रही थी, अब ये अभिक्रियाएं केवल 443 केल्विन पर ही क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। अगर एक समूह जोड़ दिया है तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे क्या हो गया, NO2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर कोई आपसे कह दे कि क्लोरोबेंजीन से, सॉरी, या फिर ऐसे कि 2 नाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन से आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का निर्माण कैसे करोगे, तो आपको यह अभिक्रिया लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि यहां पे NO2 समूह 1 जोड़ा है, मैं 2 जोड़ देता हूं। कितने जोड़ देता हूं, 2। कैसे, वो देखिए। तो इसका सबसे पहले तो आप लोग नाम बताएंगे। ये क्या है, Cl, ये क्या है, NO2, और यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, NO2। इसका नाम क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रो 1 क्लोरो। एक मिनट, आपने ऊपर का नाम गलत लिख दिया। ये जो नाम है वो आपने क्या लिख दिया, गलत। वो कैसे लिख दिया, सुनिए। अरे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नाइट्रो पहले आता है कि Cl पहले आता है, क्लोरो, C। तो ऐसे लिखेंगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन।
1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये जो इसका IUPAC नाम है वो क्या है? गलत है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमें नियम याद आ गया था। इधर देखिए, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। या फिर आप इसको क्या भी लिख सकते हो, 2,4 या फिर ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और अब इसकी अभिक्रिया आप एक्वस NaOH के साथ करवाएंगे तो पहले कितना ले रहे थे? 443 केल्विन। अब इससे और कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। यहां 368 केल्विन टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। 368 केल्विन पर ही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न। और उत्पाद के रूप में आपके कौन प्राप्त हो जाएगा? ये यहां OH, यहां NO2 और यहां पे कौन? NO2। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल। क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देखिए, अगर यहां पे हम तीनों समूहों को, ये रहा Cl, यहां भी NO2 जोड़ देते हैं, यहां भी NO2 जोड़ देते हैं और यहां भी कौन जोड़ देते हैं? NO2 जोड़ देते हैं। क्लियर है? जब यहां पे NO2 जोड़े और इसकी अभिक्रिया मैंने एक्वस NaOH के साथ करवा दी तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, OH NO2 NO2 और ये क्या हो गया? NO2। आप लोग मुझे बताएंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बताएंगे आप लोग? 2 1 2 3 4 5 6 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसका जो फेमस नाम है वो है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। इसका जो नाम है, फेमस नाम, वो क्या है? पिक्रिक अम्ल। इस कंपाउंड का ध्यान से देखना, क्या है? पिक्रिक अम्ल। ये पीले रंग का विस्फोटक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है। ऐसा भी कहा जा सकता है आप लोगों से, आपको कौन दे दिया जाए? आपको बेंजीन दे दिया जाए, क्लोरीन दे दिया जाए, तो आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण कैसे करोगे? सवाल क्या कहा है कि आपको क्या दे दिया जाए? बेंजीन, और आपको क्या दे दिया जाए? क्लोरीन। तो सबसे पहले तो आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे आपस में, तो सबसे पहले क्या बनेगा आपको? आपके यहां पे क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। लुईस अम्ल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लुईस अम्ल। AlCl3 ले लो, AlCl3, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। फिर क्लोरोबेंजीन की जो अभिक्रिया है वो आपको NO2 के साथ करवानी पड़ेगी, और NO2 भी आपको यहाँ पे कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3 मोल। 3 मोल क्या लेने पड़ेंगे? NO2। तो यहाँ पे आपके बन जाएंगे नाइट्रो Cl और यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। बेसिकली NO2 की जगह यहाँ पे नाइट्रस अम्ल ले सकते हैं या फिर नाइट्रेट ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं या फिर नाइट्रस अम्ल ले सकते हैं, HNO2 ले सकते हैं या फिर HNO3 ले सकते हैं। तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसकी अभिक्रिया आप एक्वस NaOH के साथ करवा देना और क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे? पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तो ऐसे आपको ये अभिक्रिया आपस में क्या भी करनी हो सकती हैं? कनेक्ट भी करनी हो सकती हैं। इन अभिक्रियाओं को आप आसानी से कर सकते हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? नोट कीजिए।